मेरा नाम नदीम है। मैं मेट्रिक की तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद 3 महीनों की छुट्टियों के बाद मैं मामू के कहने पर उनकी मोबाइल दुकान पर बैठना शुरू हो गया। इब्तिदाई अय्याम मुश्किल से गुजरे, लेकिन फिर मैं मामू की दुकान के मुतालिक सबको सीखता चला गया। मैं चंद अय्याम में ही उनकी दुकान का हर काम सीख चुका था। फिर उन्होंने शहर से कारीगर को बलवा रखा था, जिसे से मैंने काम सीखता था। 3 महीने मुकम्मल होने के बाद मैंने आई काम में दाखिला लिया और पहले टाइम कॉलेज जाने लगा। जबकि छुट्टी के बाद मामू की दुकान पर ही खाना खाकर उनकी दुकान देखता रहता। शाम को मामू मुझे बाइक पर घर ले जाते। मामू ने बाइक चलाना भी सिखा दी थी। कॉलेज में इब्तिदा में ही मेरे 3 दोस्त बन गए थे। दूसरी जानिब मामू अब मुझे दुकान पर बैठने की बाकायदा तनख्वाह देना शुरू कर दी थी, जो कि मामू पहले मेरी उम्मा को देते थे। फिर उनके इंतकाल के बाद इन्होंने मुझे अपने ही घर रख लिया था। मैं चूँकि इकलौता बेटा था, इसलिए मामी ने भी वो खुशी खुशी मुझे अपना लिया था। लेकिन पहले पहले उनका रवैया मेरे लिए खुश था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे भी उनकी आदत हो चली थी। मेरे और मोमानी नसीम के दरमियान अब पहले वाली केमिस्ट्री सख्त रवैया तब्दील हो चुका था। ममानी अब मुझे अपने काम कह देती, जिन्हें मेकर देता था मोमानी, और मेरे दरमियान अब 100 का रौ का रवैया तकरीबन ख़त्म हो चुका था। लेकिन मुझ पर अब भी ममानी का दबदबा मौजूद था। ये दिन मेरे लिए माइंड चेंज साबित हुआ था। एक तरफ अली ने अपने मोबाइल पर एक गंदी फिल्म दिखाकर गर्म कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ मामू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो दुकान को अंदर से बंद करके सो गए थे, क्योंकि घर जाने का कोई फ़ायदा न था। क्योंकि घर की बिजली ख़राब थी, इसलिए वो दुकान पर ही सो गए थे। घर जाकर भी उन्हें मोमानी नसीम ने सुकून से सोने नहीं देना था, क्योंकि इन दोनों की पसंद की शादी नहीं हुई थी। इब दुआ में मामू ने मोमानी को पसंद न किया। फिर जब वक्त गुजर गया, मामू जिस लड़की को पसंद करते थे, इसकी शादी किसी और से हो गई, तो इन्होंने जब मोमानी नसीम की तरफ रुजुआ करने की कोशिश की, तो मोमानी ने मुना फेर लिया। अगर मोमानी नसीम के घर वाले उनको सपोर्ट करते, तो वो शादी के पहले महीने ही वापस चली जाती, लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। मैं जब घर पहुंचा तो गेट बंद था। काफ़ी देर आवाज़ें देने गेट नॉक करने के बावजूद मोमानी ने गेट जब न खोला, तो मैंने दीवार फैलाने का फैसला किया। दीवार फैलाने के बाद मैंने अपने कमरे का रुख किया, कपड़े तब्दील किए बाहर आया, तो मुझे मोमानी अब तक नज़र न आए। मैंने कमरों का जायज़ा लेते हुए जैसे ही ऊपर वाले पोर्शन का रुख किया, तो मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ में काफ़ी मर्तबा गंदी फिल्म में सुन चुका। अब तो कुछ देर पहले अली के मोबाइल पर बकादे देखकर आ रहा था। अब तो ये आवाज़ सुनकर मैं मगलता नहीं खा सकता था। मैंने कुछ देर नीचे रोका रहा, फिर ज़ोर से आवाज़ दी। ममानी की हट पड़ा। हट के साथ साथ मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहाँ से फ़ौरन हट गया। कुछ देर के बाद मोमानी नीचे आई और मुझसे बोली, तो अंदर कैसे आए? मैं मेरे मामू का घर है, मैं कैसे आई? ये फजूल सवाल है। ये बताओ कि तुम किसके साथ मकाला कर रही थी? ममानी का चेहरा शर्मिंदगी से 2-4 हो चुका था। वो कुछ देर खामोश रही। मेरे दोबारा पूछने पर रुपड़ी रोते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी उनके पीछे उनकी कमरे में दाखिल हुआ तो वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। मैं उनके पास जाकर बोला, अब ये क्या नए नाटक है? वो अभी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने माजी की हकीकत बयान कर रही थी, जो कि मैंने कुछ देर पहले बता चुका हूँ। मैंने मोमानी का हाथ पकड़कर उनके हाथ से उनके कपड़े छीने और दोबारा अलमारी में रहकर बोला, आपको ज़रा भी मामू की इज्जत का ख्याल नहीं आया? मेरे सवाल पूछने पर मोमानी के रोने में इजाफा हो गया। ममानी रोते रोते अब बेग पर बैठ गई। वो मुझसे बोली, नदीम, तो मुझे बताओ, आखिर मेरे पास रास्ता ही क्या था? मैं खड़ा बस उन्हें देख रहा था। वो बोली, आज शादी को 10 साल हो चुके हैं नदीम। तुम्हारे मामू ने मुझसे कम ज़ात में कभी दिलचस्पी ही नहीं ली। हर बार मैं ही मजाक इज़म ठहरी कि मुझसे तुम्हारे मामू का वो नहीं होते।
आखिर को मैं भी इंसान ही होना में आधी फट गई थी। आखिर फट गई क्यों नहीं, फिर से कोशिश तो कर दें। मोमा नैमरीन ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। तुम अभी छोटे हो नदीम, तुम्हें नहीं मालूम ये सब कहने को बातें होती हैं, करने को ये सब मर्द के हाथ में होता है। मैं समझा नहीं, इसलिए तो कहा कि तुम अभी नादान हो, अभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगी। मुझे समझाओ वरना मैं आज का वाकया मामू को लाजमी बताऊंगा। मोमानी मेरी धमकी सुनकर बोली, तुम भी चलूं ठीक है, तुम भी मुझे ब्लैकमेल कर लो। मैं खामोश ही रहा। वो मेरी खामोशी पर दोबारा बोली, शादी के बाद मैंने खुद को हर तरह से तुम्हारे मामों को पेश किया, लेकिन उनको मुझसे ज्यादा किसी और में दिलचस्पी थी। फिर बांझ होने के ताने मिलने लगे, तब मैं उनसे दूर हो गई। तब उनका तौजा मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन वक्त हो चुका था। मेरी जिंदगी में कोई और आ गया। मैं बहुत खुश थी कि मुझे होने वाला कोई और इस दुनिया में मौजूद है। मेरी तौजा इसकी जानिब जब हुई तो उसने भी मुझे अपनी तलब पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मेरा दिल पसकुच गया। मैं मर जाना चाहती थी। तब तुम्हारे मामों ने मुझे मरने से बचाया, लेकिन हम दोनों ने बहुत देर कर दी थी। मोमानी नसीम अचानक रोक गई। मैं उनकी आंखों में देखा तो वो मेरी आंखों में न जाने की याद ढूंढ रही थी। फिर वो नजरें चलाते हुए बोली, तुम्हारे मामू असल काम तक पहुंचने से पहले ही बस कर जाते हैं। मोमानी के इंकिशाफ को सुनकर हैरत ज़दा हो चुका था। तुम समझ रहे हो ना एमाल, मैं ममानूनी के इंकिशाफ से निकल न पाया था कि मोमानी के सवाल ने मुझे चौंका दिया था। जानी मरे चौंकने पर मुझे घूर कर देखा। फिर वो बोली, मैं अभी कुछ देर पहले ऊपर जिसके साथ ही वो तुम्हारे मामू के दोस्त थे, लेकिन वो भी तुम्हारे आ जाने से डर कर भाग गए। मैंने हैरत से ममानी टेमरीन को देखा तो वो बेड से ले उठकर मेरे मुकाबिल खड़ी होकर बोली, तुम्हारे मामू मेरी हर ज़रूरत को पूरी कर देते, जो रह जाती है वो तुम पूरे कर देते हो। लेकिन जिस तरह ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात होती हैं, इसी तरह मेरी भी जिस्मानी ज़रूरियात हैं, जिनको सिर्फ तुम्हारे मामू अगर पूरा करे तो जायज़ तरीका है। लेकिन अब चौंकि तुम्हारे मामू का वो उठने के फ़ौरन बाद पस कर जाता है, तो मुझे अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था। फिर हम दोनों के दिल में औलाद की ख्वाहिश जागने लगी। मोमानी मज़ीद मेरे करीब होते हुए बोली, हमने डॉक्टरों को चेक करवाया, इनकी नज़ीर तुम्हारे मामों में ख़राबी है। तब से मैं किसी ऐसे राजदार की तलाश में थी जो ये राज रखे। अब इस राज पर पर्दा तुम्हारे सामने हिट चुका है। क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? उम्मा, वो अपनी बात करते करते अचानक मुझसे लपट गई। मेरे जिस्म से ममानी का जिस्म मुकम्मल मिस होने लगा। ममानी के जिस्म की गरमाइश मेरे जिस्म में मुंतकिल हो रही थी। मोमानी अब मेरे खामोशी की वजह से शेरनी बनकर मेरे जिस्म से खेल रही थी। मैं ममान के जिस्म की गर्मी को अपने जिस्म में मुंतकिल होता हुआ महसूस करके बेखुदी में गुम होते हुए बोला, अगर मैं भी अब की ख्वाहिश को पूरा न कर सका तो मोमानी ने मेरी बात सुनकर इस ख्वाहिश को मैं माजी समझकर भूल जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी शक्ल में मुझे मेरी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने वाला एक राजदार घर में मिल जाएगा। ऐसा राजदार मुझे हर सूरत चाहिए नदीम। लेकिन मोमानी में अब दोनों का सगक भी नहीं। मोमानी थोड़ा गुस्से से, आज के बाद ये बात तुम्हारे मना से न सुनो। मैंने इस मामले के मुतालिक मामू से काफ़ी मर्तबा डांट खाई थी और मोमानी से आज पहली मर्तबा, उससे पहले काफ़ी मर्तबा मोमानी मुझे उस बात पर ताने सुना चुकी थी। लेकिन आज मामला कुछ और था, इसलिए मोमानी के मन्ना से शेरनी लिख रही। मोमानी शहजादा से ज़्यादा मुझसे 11-12 साल बड़ी थीं, जबकि मामू मुझसे 15 साल बड़े थे। मोमानी मामू की निस्बत गोरी थी, जबकि मामू की शक्ल थोड़ी सी स्याह थी, क्योंकि वो जवानी का कुछ उर्सा किसी फैक्ट्री में काम करते थे। मोमानी को जब से मैंने देखा वो खुद पर इंतहाई कम तौजा देती थी। शायद यही वजह थी कि मामू की तौजा मोमानी पर नहीं थी। कुछ ही लम्हात में हम दोनों कपड़ों से आज़ाद हो चुके थे। कुछ देर के बाद वो मेरे जिस्म से लगी हुई और वाशनों में घुस गई। मैंने भी अपने कपड़े समेटे और अपने कमरे में पहुंचकर नहाया
और कपड़े पहनकर लेट गया। कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। इस रंगीन वाक़े के बाद गोया मेरी घरेलू जिंदगी बदल चुकी थी। मोमानी नसीम का सखा रौका रविया मामू के सामने आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा था, लेकिन हकीकत में उनकी गैर मौजूदगी में मोमानी मामू के बजाय मेरी बीवी की तरह मेरा ख्याल रख रही थी। इनको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तारी हो गई। वो भी मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। उठ गए। इम्मा अब ये गर्म दूध भी लेने में उठ बैठा। नीम गर्म दूध पीने के बाद मैं जब कमरे से बाहर आया तो मोमानी चाय बना चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे चाय की बजाय फ्रूट्स खाने को दिए। रात को मामू घर आए तो मोमानी उनको खाने का पूछा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मोमानी ने उनको हल्की गज़ा बनाकर साथ में मेडिसिन दे में भी मोमानी का इंतज़ार करते करते जब सोने लगा तो मोमानी मेरी कमरे में दाखिल हुई। फिर अंधेरी रात थी और हम दोनों थे। हम दोनों फारिग होकर एक दूसरे की बाहों में लटे हुए सो गए। सुबह मोमानी मुझसे पहले जाग गई। कॉलेज पहुंचा तो वहाँ ही कॉलेज की रोशनी थी। शाम को दुकान बंद करके घर पहुंचे तो मामू सीधा अपने कमरे में ही चले गए। इनकी तबीयत वाकई नासाज थी, लेकिन मोमानी को उनकी अब कोई परवाह न थी। मोमानी ने खाना दिया रात के वक्त। मोमानी फिर से मामू के सुझाने के बाद मेरे कमरे में आ गई।